बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज फिर हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। महंगाई का जो एक नया दौर शुरू हुआ है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं कि महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, और उसको काबू में लाने के लिए बड़ी अजीब अजीब सी तराकीब निकाली जा रही हैं। आप तो बकरियां, भैंसें, गाय ये देने की बातें हो रही हैं। इससे महंगाई काबू में आ जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पीछे हमने बात की थी कि उसके ऊपर सब्सिडी देने से महंगाई काबू में आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर बात आज भी हम करेंगे। लंगर खानों की हमने बात की थी कि लंगर खाने एहसास, वो कहते हैं जी आपको तो एहसास ही नहीं है, हम तो एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं और उसके तहत हम लंगर खाने बना रहे हैं। अब लंगर खाने बनाने से कितने लोगों को रोटी दी जाएगी? क्या ज़रूरियात ज़िंदगी में सिर्फ रोटी ही है कि सिर्फ रोटी खा लेंगे आप किसी लंगर खाने से जाके और उसके बाद आपकी ज़रूरी? ये तो मलंगों वाली ज़िंदगी होगी मेरा ख्याल है, कि जिसमें आप किसी भी दरबार पे अभी भी चले गए तो सैकड़ों दरबार हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से मुफ्त खाना मिलता है। आप भी जाएं वहाँ से खाने खाएं। और अगर खाना खाना ही ज़िंदगी का मकसद है तो मेरा ख्याल है कि ये तो नए लंगर खाने बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रमोट करें थोड़ा सा मज़ारों को, और वहाँ पे इतने मज़ार हैं कि वहाँ पे लंगर खाने पहले से जारी। लेकिन बात करेंगे कि क्या वाकई इनमें कोई हकीकत भी है, और अगर महंगाई पे काबू पाना है तो उसके लिए जो सीरियस इकदाम हैं वो क्या किए जा सकते हैं। इसमें हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ज़राअत के ऊपर अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, तवज्जो दी जाए, और तवज्जो सिर्फ आंखें बंद करके तवज्जो करने से तवज्जो नहीं होती है, उस पर अमली इकदाम भी किए जाएँ तो फिर उम्मीद है कि ज़राअत का शोबा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री भी बात करेंगे, लेकिन कुछ तशने की बाकी थी ज़राअत के हवाले से, तो ज़राअत पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में ज़ाहिर है ज़राअत के ऊपर हमने बहुत सारी तजावीज़ दी और आपने उसमें बड़ा बेहतर अंदाज से समझाने की कोशिश की कि हुकूमत अगर ये चीज़ें कर ले। तो कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ आपने एक जो किताब लिखी है पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, उसके अंदर भी कुछ आपने पॉइंट्स लिखे हैं ज़राअत के हवाले से। क्या पॉइंट्स हैं, उन पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई और इसको कंट्रोल करना, असल बात तो हमने की थी कि इंडस्ट्री से होगा। ठीक है, इंडस्ट्री खुशहाली का ज़रिया है, तरक्की का ज़रिया है, बका का ज़रिया है। लेकिन क्योंकि ये ज़री मुल्क है तो हम ज़राअत को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ज़राअत में हमें क्या इक़दामात करने पड़ेंगे, क्या इस्लाहात करनी पड़ेंगी कि हमारी ज़राअत बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, हमारी ज़रूरियात को पूरी करे, बल्कि हम इससे दुनिया को भी कुछ खिला सकें। तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो हमें इस्लाहात करनी है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर हम इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। तो नंबर 1, किसानों को काश्तकारी के जदीद तरीक़े सिखाए जाएं। हमारे पास महकमा मौजूद है, महकमे के वर्कर्स मौजूद हैं, लेकिन जैसे तमाम इदारे काम नहीं करते तो ये भी नहीं करता। इदारे के लोग देहातों में जाएं, उनके पास वीडियोस बनी हुई हों, बड़ी बड़ी स्क्रीन हो, मोबाइल सारा सेटअप हो उनका, जाके काश्तकारों को तरीक़ा समझाएं कि अब फसल का मौसम आ रहा है, कपास का, अब गन्ने का, अब गंदम का, तो ये इस तरह से काश्त करनी है, ये तरीक़ाकार है, पानी का, खाद का, सब कुछ बताएं और उनके सवालों के जवाब दें। उनकी एजुकेशन करें प्रॉपर तरीके से, इंटरेक्टिव सेशंस करके, तो बहुत चेंज आएगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो किसान बेचारे हमेशा ही नुकसान में जाते हैं और उनके अखराजात भी पूरे नहीं होते, तो वो लोग भी कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे, और आपकी जो पैदावार बढ़ेगी पूरी कौम के काम आएगी, बल्कि दुनिया के काम आएगी। दूसरी चीज़, हमारी बिजली ट्यूबवेलों में बहुत ज़्यादा जाती है, तो जानी तो है, फ़िलहाल तो ट्यूबवेल चलने हैं जहाँ पे नहरी निज़ाम नहीं है, तो बिजली सस्ती दी जाए उनको। पानी का ख़र्चा ही इतना हो जाता है कि उनकी फसल वो प्रॉफिट नहीं दे पाती, तो उनके लिए सब्सिडी होनी चाहिए कि जो बिजली इंडस्ट्री में यूज़ होती है
इसी तरह बिजली ट्यूबवेलों में जो यूज़ होती है पानी के लिए वो सस्ती होनी चाहिए। फिर काश्तकारों को वक्ती तौर पे, जिसकी मुद्दत लंबी नहीं होगी, बिला सूद कर्जे दिए जाएं कि फसल काश्त करें, उसके बाद उसी फसल से वो पैसा वापस लौटा दें। बिला सूद कर्जे उनको दिए जाएं, बोझ ना डाला जाए। फिर डैम्स तो हमारी ज़रूरत है ही है। बारिशें होती हैं, पानी आता है, सैलाब आता है, तबाही होती है, उसकी बजाय हम अगर एक बड़े डैम पे कोई इख्तलाफ है तो छोटे छोटे कई डैम बना लें, बल्कि नहरों के साथ जहाँ भी इम्कान है पानी को स्टोर करने की कोई जगह बना लें, तो एक तो हम सैलाबों से बचेंगे, बारिशों का पानी जमा कर सकेंगे, और जब वक्त आएगा फसल को पानी ज़रूरत है और खुश्क साली आ रही है तो हम वही पानी अपनी फसलों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो बड़े नहीं तो छोटे डैम बनाए जाने चाहिए। एक प्रोग्राम शुरू हुआ था बल सफाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, गुलाम हैदर वाइन साहब ने शुरू किया था, तो अभी तक चल रहा है। इसको मज़ीद रेगुलराइज करना चाहिए और साल में 2 दफ़ा बाकायदगी के साथ नहरों की, खालों की ऐसी बल सफाई हो कि जिससे पानी पहुंचने में आसानी हो, पानी ज़ाय ना हो, रुकावट ना बने। पक्के नाले बनाना, पक्के नहरें बनाना वगैरह ये उस वक़्त मुमकिन है कि जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो, वरना फ़िलहाल तो हमें उन्हीं को मैनेज करना पड़ेगा। फिर आपकी ज़राअत में लोगों को इंसेंटिव रखे जाए, ज़राअत वालों के, किसानों के प्रोग्राम्स किए जाएं, और जिनकी काश्त अच्छी हुई है, जिनकी फसलें अच्छी हुई हैं, जिन्होंने अच्छा साइंटिफिक तरीके से काम किया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए सरेआम इनामात दिए जाएं ताकि दुनिया को मोटिवेशन मिले, और इससे उनकी भी हौसला अफजाई होगी और पब्लिक को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, दूसरे किसानों को भी अच्छा मैसेज जाएगा। फिर ज़री यूनिवर्सिटियाँ ज़री मुल्क में तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मेरा ख्याल में हमारे पास इतनी नहीं है, इस पे तवज्जो होनी चाहिए, और रिसर्च के बगैर तो कोई भी फील्ड पनपता नहीं है। तो इसमें इतनी रिसर्च होनी चाहिए, ऐसी फसलें आएँ कि जो कई गुना प्रोडक्शन दें और जिस पे अखराजात भी कम हों, बीमारियां ना लगें। तो हमारे यहाँ देसी गंदम हुआ करती थी, उसका जायका तो बहुत अच्छा था, उसकी रोटी ख़राब नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद मैक्सी पाक आई, उसकी प्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा थी, तो देसी गंदम गायब भी हो गई, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा हमें आबादी के एतबार से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो रिसर्च करके हम वो चीज़ें लाएँ कि जिनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत भी ज़्यादा हो, बीमारी ना आए, और जिनसे कौम खुद कफ़ील हो सके बल्कि औरों को भी दे सके। फिर एक बहुत बड़ा मर्ज़ है इस कौम का जिसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। मार्केट भरी पड़ी है जाली बीज, जाली दवाइयाँ, जाली स्प्रे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून नहीं है, कोई सज़ाओं का कानून नहीं है, हमारा 73 का आइन नाफिज नहीं हो पाया अभी तक, तो कानून नाफिज ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर दवाइयाँ भी सही हो, खाद भी सही हो, स्प्रे भी सही हो, तो बीमारियाँ कैसे रह जाएंगी और खसारा कैसे हो जाएगा? ये सब चीज़ें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और पॉइंट्स आपके मेरा ख्याल है कि जितने थे वो कंप्लीट हो गए, नहीं अभी वादे भी नहीं हुए जी। आप करें आगे, अच्छा, चलें फिर चलें। अच्छा, अब इसमें बाज़ फसलें हमारी ऐसी हैं कि कपास की फसल आती है, ठीक है, रेट का पता नहीं होता, रेट मुकर्रर होते तक वो आड़तों पे डालते जाते हैं, किसान गिरवी रखते जाते हैं, पैसे लेके खर्च करते रहते हैं, फिर आड़ती अपनी मर्ज़ी की रेट लगाता है। रेट अनाउंस जब होता है कभी अच्छा हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा। जब ज़्यादा रेट मिल गया, अगले साल सारे लोग कपास काश्त करते हैं, गन्ना छोड़ देते हैं, बाकी फसलें छोड़ देते हैं, अगले साल वो रेट आधा हो जाता है और फिर खसारे में चला जाता है। गन्ना एक साल महंगा हो गया, लोगों ने सारों ने गन्ना काश्त कर लिया, अगले साल रुल गया, उसका रेट ही नहीं। तो ऐसे नहीं, इन चीज़ों के जो परमानेंट फसलें हैं, हमारी अहम फसलें हैं, इनके रेट्स मुकर्रर हों और इलाके भी सर्वे करके मुकर्रर कर दिए जाएं कि ज़्यादा फसल वही काश्त हो उस इलाके में जो कामयाब है, तो एक बैलेंस चले। ये इस तरह से अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा ना आए, तो कीमतें मुकर्रर होनी चाहिए। सब्ज़ियाँ, फल, अजनास की एक्सपोर्ट पे ख़ास तवज्जो हो, और जो हमारी मंडी तक रसाई है किसान की, किसान बेचारा बहुत कम रेट पे बेचता है,
आगे ब्रोकर दरमियान में इतने आते हैं और इतना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं कि वो ग्राहक तक जब चीज़ पहुंचती है तो बहुत महंगी है। बाज़ार में चीज़ें महंगी हैं, सब्जियां फ्रूट महंगे हैं, लेकिन जाके खेतों में किसान से पूछेंगे किस रेट पे दी है तो वो रोएगा कि मेरी तो कीमत भी पूरी नहीं हुई। तो ये इसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि प्रॉफिट दरमियान वाला मुनासिब सा रहे। अच्छा, एक चीज़ बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, जंगलात की वैसे भी ज़रूरत है, अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो फ़ी एकड़ दरख्तों की तादाद हुकूमत मुकर्रर कर दे कि जिसकी जितनी भी ज़मीन है फ़ी एकड़ इतने दरख्त उसने लाजमी लगाने हैं, चाहे वो दरमियान में लगाए या किनारों पे लगाए या इकट्ठे ही अपने लगा के पूरे कर ले एक हिस्से में। और 50% दरख्त फलदार होने चाहिए। फजूल दरख्तों को लगा के हम क्या लेते हैं? फलदार दरख्त अगर 50% आपके पार्कों में, घरों में, सड़कों पे, खेतों में और जहाँ जहाँ भी काश्त कर रहे हैं 50% फलदार दरख्त हों तो किसी पाकिस्तान को फल ख़रीदना नहीं पड़ेगा। गरीब लोग मुफ्त में खाएंगे और कभी कच्चे फल को तोड़ेंगे भी नहीं। ये इतनी भूख ज़्यादा है हमारी कौम में, बेचारों को मिलता नहीं है कि वो कच्चा ही रगड़ जाते हैं खाना नहीं, रगड़ जाते हैं। अच्छा, ये तो फिर देखें ना, अगर फलदार दरख्त होंगे और फल कोई ख़रीदेगा नहीं, मुफ्त में मिलेगा, तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग जो मिडल इतना होगा। देखें, अभी भी आप किसी बाग और बाग वाले को कहें कि जी मुझे 2 किलो अमरूद चाहिए या 2 किलो किन्नू चाहिए, वो आपसे पैसे नहीं लेगा, नहीं लेता, वैसे दे देता। वो कहता है कि जी आप ले लें और खा लें। अच्छा, इस पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि फिर बीच में जो मिडल मैन जो बहुत पैसे कमाता है वो निकल जाएगा, और उसको निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा, नहीं रहेगा, असूली तौर पे उसको जायज़ प्रॉफिट में आना चाहिए। उसको ये नहीं है कि वो ना किसान के कुछ पले पड़ता है और जो कस्टमर है उसको भी लूट लेता है, तो बीच में अमीर वो हो जाता है। इसमें ये जो आपने पहली बात की है कि इसके अंदर जो तरबियत है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इत्तेफाक हुआ था, मैं एक दफ़ा ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस्लामाबाद गया और वहाँ पे जाके मैंने ऐसे ही एक प्रोग्राम लॉन्च करना था, तो उसके हवाले से मैंने बात की। तो बड़े खूबसूरत तरीके से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और इतना उनको देख के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ये तो पता नहीं क्यों गरीब है। हकीकत है, मतलब आप अगर वहाँ पे चले जाएं, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर है, तो वहाँ पे आप जाके जब उनकी सारी तहकीक को देखते हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान तो कर्जे देने वाला मुल्क बन सकता है, ये फिर कर्जे लिए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने मुझे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तहकीक है और आपकी जो पैदावार है उसको डबल तक करने के वहाँ पे तरीके मौजूद हैं। एक छोटी सी एग्जांपल कि उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि 1 एकड़ के अंदर आपने गन्ना काश्त करना है, आप गन्ना काश्त करें, लेकिन गन्ने के साथ आप तोरिए का बीज भी डाल दें। गन्ना थोड़ा सा बड़ा होगा, तोरिया अपनी फसल कंप्लीट करेगा, आप उसको बर्दाश्त कर लें, उसको काट लें। उसके बाद उस गन्ने की छांव आ जाएगी, साया आ जाएगा। गन्ने के जो ये पौधे होते हैं ये साथ साथ बिल्कुल करीब करीब नहीं होते, थोड़ा फासला होता है क्योंकि इसने फैलना होता है। और इसको आप काट के तोरिया को इसको आप सेल कर दें, आपके गन्ने की काश्त के पैसे निकल आए। अब आपने ये करना है कि एक तो आपने वो उस 1 एकड़ के अतराफ आपने दरख्त लगा देने, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, आपने उन दरख्तों को छोड़ देना। जब तोरिया आपने काट लिया तो उसके बाद आपने अदरक उसके अंदर लगा देनी। अदरक छांव में होती है, उसको साया चाहिए। वो जो अदरक है वो जितना गन्ने का प्रॉफिट आपको आना है उतना आपको अदरक का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, और फिर गन्ने का प्रॉफिट भी आ जाएगा। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि वहाँ पर आप मगज़बानी के लिए शहद की मक्खियों के डब्बे रख सकते हैं, वो अलग से प्रॉफिट है। सो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो तोरिये ने पूरी कर दी, ठीक है, बाकी टोटल आपका प्रॉफिट है। और वो इतना हैंडसम प्रॉफिट है कि अगर आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ के अंदर अगर आप ये काम करते हैं
तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सही। आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना सिर्फ पूरी होंगी बल्कि आप तो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मतलब ये चीज़ें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि रिसर्च सारी हुई पड़ी है, तो वो जो एक जज्बा है हुब्बुल वतनी का, और एक जज्बा है आगे बढ़ने का, और जो एक जज्बा है अपना किरदार अदा करने का, वो जो एक जज्बा है कि मैं किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो जाऊं, मैं अपनी ज़िंदगी में आने का जो मकसद है उसको पूरा करके चला जाऊं, वो कहाँ से बेदार होगा, उसको कैसे बेदार करेंगे? जज्बा चंद लोगों में होता है, बाकी लोगों पे कानून की हुक्मरानी हो तो फिर काम दुरुस्त होता है। ये बात मैं पहले कह दूं कि जब तक कानून की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, हमारा 73 का आइन नाफिज नहीं होगा, उस वक़्त तक तो हमारी सारी बातें हैं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कानून नाफिज हो, फिर हर वर्कर दुरुस्त काम करेगा। और आप देखेंगे थोड़ी सी मोटिवेशन भी कर दी जाए ना, तो ये जिनको हम मुजरिम करार देते हैं कि फ़लाँ भी बुरे हैं, फ़लाँ भी बुरे, फ़लाँ महकमा खा गया, फ़लाँ महकमा दुरुस्त काम नहीं कर रहा, ये सब के सब दुनिया के बेहतरीन इदारे होंगे, और हमारे अफसरान भी और दीगर मुलाजमीन भी जिस अमले को हम आज ब्लेम करते हैं कि काम नहीं करते, यही दुनिया में कारनामे दिखाएंगे। शर्त ये है कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाए, कि हरामखोरी इनका मजबूरी वसीला ना हो। दूसरा, मोटिवेट किया जाए कि हमें अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। लेकिन अपना बनने नस्लों के लिए देखिए, अपना बनने के भी यहाँ पर हर एक ने अपने अपने अंदाज में उसके मफहूम को लिया हुआ है कि मैं अपना कैसे बन सकता हूँ। कुछ लोग अपना इसलिए बनते हैं कि वो ये चाहते हैं कि यार पता नहीं कल क्या होना है, भाड़ में जाए सारी दुनिया, हम काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करें और अपना बैंक बैलेंस जो है उसको मजबूत करें, अपने बन जाए। एक का अपना बनना ये होता है कि वो कहते हैं यार मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरे आने का एक मकसद है, तो मेरा मकसद है कि मैं लोगों के काम आऊँ। तो उसको अपना बनना इसमें नज़र आता है कि वो सेक्रीफाई करे लोगों के लिए, लोगों को मदद दे, लोगों के लिए बेहतरी का सबब बने। वो उसका अपना एक अपने वो अपना बनने का एक अंदाज है। वो तो हर एक का अंदाज अपना अपना है अपना बनने का। तो ये कौन समझाएगा कि अपना बनने का अंदाज क्या है, मकसद क्या है? अक्सर लोगों की सोच तो वही होती है कि आज समारोह, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। जी हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें आखिरत की फिक्र होती है। तो आज वाला जो मसला है कि लोग अपनी खुदपरस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं, नफसा नफसी में गुजारते हैं और छीना झपटी में गुजारते हैं, हलाल हराम नहीं देखते और बनाए जाते हैं असासे। तो इसको तो कंट्रोल सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वो आपका कानून। और जो जज्बा होता है खिदमत खल्क का कि मुस्तकबिल के लिए, आखिरत के लिए काम किया जाए, वो अल्लाह ताला अता करे। एक और यहाँ पे फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब इंसान मेरे काम में लग जाता है, मैं उसके काम में लग जाता हूँ। अगर हमारा ईमान ये हो तो हम फिर उसके काम में लग जाएं, और उसका काम यह है कि उसकी मखलूक का काम, वो तो बेनियाज है, उसकी मखलूक का काम करें। मैंने जो शेर पढ़ा कि अपना बनना, वो उसका मकसद ये है कि हम अपनी नस्लों के लिए, किसी के लिए कुछ ना करें, अपनी नस्लों के लिए इस मुल्क को बचा लें, इस कौम को बचा लें, अपने ख़जानों को बचा लें। अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देते, इस मुल्क को मुल्क नहीं बनाते, मजबूत और मुस्तहकम मुल्क नहीं बनाते, फ़िक्र नहीं करते इसके लिए कुछ अपना खून भी नहीं कहता मैं, पसीना ही कहता हूँ, थोड़ा सा पसीना भी नहीं देते, तो हम अपनी नस्लों को शाख नाजुक पे आशियाना बना के दे रहे हैं। ये हमारे महल्लात, ये हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये हमारी सारी जितना जो कुछ भी हमारे पास है, एक ड्रोन की मार नहीं है। इस दुनिया में हम कहाँ रह रहे हैं? हमें ये ग्लोबल विलेज है, हम दुनिया को देखना पड़ेगा, हम कहाँ पे हैं, हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, मजलूम का, महकूम का, ग़ुलाम का कोई दोस्त नहीं होता। हमें हाकिम बनना पड़ेगा, हमें ताकतवर बनना पड़ेगा,
हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी पड़ेंगी, फिर सारे हमारे दोस्त होंगे। हमें मुल्क बनाना है तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अपने मन में डूब कर पाजा सड़ा के जिंदगी नहीं, लेकिन बात तो फिर वहीं पे आती है ना कि फ़लसफ़ा एक तरफ तो आपने ये बताया कि फ़लसफ़ा है कि आपको मजबूत होना है, आपको ताकतवर होना है। अब इसी फ़लसफ़े को अगर इंडिविजुअली लिया जाए तो ताकतवर होने के लिए तो पैसा चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अब इंडिविजुअल जो है वो ताकतवर होने के लिए उसको ये पता है कि मुझे पैसा चाहिए। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कानून को खरीद सकता हूँ, और ऐसा हम देखते हैं रोज़ होता है, हर रोज़ कानून बिकता है। ठीक है। और हर रोज़ लोग कानून खरीदते हैं। ठीक है। कानून से खेलते हैं। खरीदना बेचना तो एक अलग बात है, मजाक है, मजाक है। ठीक है। अच्छा, वो उसके लिए पैसा, और पैसे के लिए फिर उनके लिए कोई किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि जी ये पैसा हलाल का है, ये पैसा हराम का है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। वो हर तरीके से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो वो तो अपने अपने मन में डूब के तो वो सुराग ज़िंदगी इस तरह से पा जाते अच्छा, हैं। एक ताकत होती है जो हम ज़ाहिरी ताकत कहते हैं, और एक ताकत होती है बातनी ताकत। असल बातनी ताकत रूहानी ताकत होती है। एक आदमी मोटा हुए जा रहा है, बज़ाहिर तो नज़र आएगा कि बड़ा मोटा ताकतवर होगा, फैट पे फैट खाए जा रहा है, स्मोकिंग से भी बाज नहीं आ रहा, बज़ाहिर आपको नज़र आएगा ताकतवर, रोज़ाना गोश्त रेड मीट पे चल रहा है, फैट भी हर तरह से, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर है। दिल की बीमारी उसको है, शुगर की बीमारी उसको है, ब्लड प्रेशर उसको है, और बहुत से यूरिक एसिड फना कितनी बीमारियां उसको हैं। अगर उसे दौड़ना तो क्या, चलना भी पड़ जाए तो उसके लिए मुश्किल है। तो ये जो हम बनाते हैं जो कुछ भी, ये ज़ाहिरी है। बातिन ये है कि हमारा मुल्क इतना मजबूत हो कि यहाँ के एक मज़दूर की रेस्पेक्ट भी पूरी दुनिया करे। अब मैंने अपना जो रूटीन बना रखी है कि मैं 1 बजे से पहले अपनी इल्म हुनर फाउंडेशन का काम करता हूँ। और इल्म हुनर फाउंडेशन का मकसद सिर्फ चंद लोगों को हुनर दे देना काफ़ी नहीं है, ये मकसद नहीं। मकसद ये है कि पूरी कौम तालीम और हुनर पे आए, 100% तालीम हो, 100% हुनर हो, 100% रोज़गार हो, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी हो। ये कौम दुनिया की बेहतरीन कौम हो, चाइना से भी आगे हो, कोरिया मलेशिया से भी आगे हो। ये मकसद है इल्म हुनर फाउंडेशन का कि हम तरक्की की राह पर गामजन हों। तो आधा टाइम मैं उसको देता हूँ। 1 बजे अपना क्लिनिक शुरू करता हूँ, फिर रात तक अपना प्रैक्टिस करता हूँ। डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस है मेरी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रोज़गार भी ठीक है, मेरा गुजारा फर्स्ट क्लास हो जाता है। और अगर मैं चाहूँ उसको डबल टाइम कर लूँ तो कमाई दुगनी भी हो सकती है। लेकिन मुझे उस कमाई की क्या ज़रूरत है जो कल को अफ़गानिस्तान के हालात यहाँ पैदा कर दे, कश्मीरियों वाला अंजाम मेरी औलादों का हो जाए, मेरी नस्लों का हो जाए, या फ़लस्तीनियों का अंजाम मेरी नस्लों का हो जाए, या बाकी पूरी इस्लामी दुनिया ले लें आप। मुझे ऐसी दौलत से क्या गरज। वो सोना भी किसी काम का नहीं जो जिससे कहानी फट जाए। तो हम अपना कुछ वक्त, चलो आधा ना सही, कुछ वक्त कौम के लिए, मुल्क के लिए, रफ़ाई कामों के लिए, इदारों के लिए वक्फ करें और अपनी रोज़ी ज़रूर कमाएं। खाली पेट कोई रफ़ाई काम भी नहीं हो सकता। तो हम अपना अंदाज़ थोड़ा सा इस तरह कर लें। दूसरी बात जो है ना, असल जो बात आती है कि पूरा माशरा अगर दुरुस्त काम करे, उसके लिए कानून होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना, और ये हुक्मरानों का काम होता है, हाकिम वक्त के दिल में इतना सोज हो कि काम अपने आप दुरुस्त होते जाएंगे। कौम कसूरवार नहीं है। आप किसी भी जिसको हम करप्ट कहते हैं, बुरा कहते हैं, बात करेंगे, कौम के दर्द की इतनी बात करेगा, आप कहेंगे इससे ज़्यादा तो कौम का हमदर्द कोई नहीं। लेकिन अमलन नहीं है, क्योंकि अमलन एक मुआशरे में दौड़ लगी हुई है करप्शन की, उसमें सब शामिल हैं, शायद हम भी ना बचे हों। तो इस दौड़ को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी ऐसी हो, हर फर्द को ये पता हो कि मेरी रोटी का मुझे कोई फ़िक्र नहीं, ये रियासत का काम है। मेरे लिबास का मुझे फ़िक्र नहीं, रियासत का काम है। मेरे इलाज का मुझे फ़िक्र नहीं, रियासत का काम है। मेरी बच्चों की तालीम का फ़िक्र नहीं, रियासत का काम है। सारी सहूलतें रियासत की तरफ से हों तो फिर तनख्वाह जितनी भी हो वो सारी अयाशी के लिए, क्या ज़रूरत है हराम खाने की। और अच्छा, इसमें एक कहा जाता है कि बरतानिया में एक दफ़ा एक कानून ऐसा बना था कि जिस कानून में जो जेब तराश हैं उनकी सज़ा मौत करार वाक़ पाई। उसमें उन्होंने एक जेब तराश को पकड़ा और उन्होंने इबरत का निशान बनाने के लिए, पुराने वक्त में इबरत का निशान बनाने के लिए
उन्होंने सबको मदऊ किया कि जी फलां जगह पे इसको आज सरेआम फांसी दी जाएगी, और सब लोग वहाँ पर रहें और देखें। सब लोग वहाँ पर जमा हो गए, एक जमे गफीर भीड़, हुजूम, उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था और जेब तराश जो है वो लोगों की जेबें काट रहे थे। तो कानून तो वहाँ पे बेबस हो गया ना, मतलब सामने नज़र आ रहा है कि ये इसका अंजाम है। कानून तो अब भी अगर आप किसी को फायर करते हैं, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो आपको भी फांसी की सज़ा मिलनी है। मैं इसको लेकिन ये जो कानून है सारे कवानीन के होते हुए वही लूट खसूट का बाजार गर्म है, वही सारे सिलसिले जो हैं वो अभी भी जारी व सारी है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कानून का इम्प्लीमेंट कर देना ये तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देगा? देखिए, पहले असबाब देखने पड़ेंगे। एक आदमी भूख से मर रहा है, उससे चोरी करनी ही करनी है, हाथ कटेंगे तो कटेंगे, उसको बाद में ख्याल आएगा, पहले उसको पेट का ख्याल आएगा। तो आप ऐसा निज़ाम लाएं कि लोगों को रोटी तो मिले, बेसिक बुनियादी ज़रूरियात जितनी भी हो मिले, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार हो। ये जो तरीका है ना कि इनकम सपोर्ट से पैसा सारा ख़जाने का बांट दो, फिर आप लंगर खानों में बांट दो, फिर आप हेल्थ कार्ड बना के बांट दो, अब मुख्तलिफ तरीक़ों से भिखारी बनाए जाओ हमको, ये तरीका, मैं किसी ख़ास गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कौम और की बात कर रहा हूँ। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए कोई तंदूर लगा देता है कि जी यहाँ से रोटी 1 रुपये की मिलेगी और साथ वाले जो दुकान है उससे 8 रुपये की मिलेगी। मतलब ये वो कहते हैं दानिश स्कूल बनेंगे और दानिश स्कूलों के अंदर एक झोंपड़ी से बच्चा ला के उसको दानिश स्कूल के अंदर दाखिल करा देते हैं, दूसरे बच्चे का क्या कसूर है? ये एक तकसीम है जो पहले हमारे यहाँ बहुत सारी तकसीम हो चुकी हुई है, कोई मज़हब के नाम पे, कोई फ़िरक़ों के नाम पे, कोई ज़बानों के नाम पे। अब हम ये भी तफरीक करने लगे हैं कि एक झोंपड़ी से बच्चा उठाया, उसको दानिश स्कूल में जमा करवा दिया, दाखिल करवा दिया। एक जो बच्चा उसका पुरसाने अली को नहीं है, तो वो बच्चा तो हाथ में फिर क्लाशन को पकड़ेगा ना, वो तो असला पकड़ेगा ना। इसी तरह से अगर हम इधर आते हैं तो वो जैसे मैंने पहले बात की कि लंगर खाने बनाने से तो गुर्बत ख़त्म नहीं होती है, उसके लिए तो कोई इक़दाम करने पड़ेंगे। लेकिन उससे अगली जो बात जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि जी अगर हम कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाएं तो मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। मामलात दुरुस्त कानून की इम्प्लीमेंटेशन से होंगे या कौम को किसी तरीके से कौम बनाने से होंगे? कौमें बनती हैं तरबियत से। तरबियत से। तरबियत का निज़ाम बनाती है हुकूमत। ठीक है। सोशल वर्कर्स एनजीओज बनाएंगी, किस हद तक बनाएंगी? ठीक है। असल बात ले दे के हुक्मरान पे आ जाती है, और हुक्मरान अगर विजन और एक्शन दोनों चीज़ें रखता हो, मैंने एक दिन शायद आपसे ये कही थी बात कि एक्शन विदाउट विजन इज जस्ट पासिंग टाइम। ठीक है। एंड विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीमिंग। ठीक है। एंड एक्शन विद विजन कैन कंकर द होल वर्ल्ड। ठीक है। तो विजन चाहिए, ड्रामेबाजियां नहीं चाहिए, नारेबाजियां नहीं चाहिए। तो विजन चाहिए कि हमने कहाँ क्या करना है और कहाँ पहुँचना है, अपनी नस्लों को कहाँ पहुँचाना है, और उसके लिए हमें जान पे खेल के भी काम करना पड़े तो करना चाहिए। और इसमें इकबाल का एक शेर है, नक्श हैं सबना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। दिल सोजी हो, दिल पिघल रहा हो, खून गर्म हो, रूह तड़प रही हो किसी काम के लिए, वो काम हो जाता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह में जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए जो तड़प थी, किस ज़माने में उन्होंने, तुर्की का जहाद हो रहा था और यहाँ आपके अंदरून शहर में जवाब शिकवा पड़ा था और मदद मांगी थी तुर्की के जहाद के लिए, और औरतों ने अपने जेवर उतार के दे दिए थे। और अब आपका तुर्क सदर जब आया है तो उसने असम्बली में तकरीर करते हुए इस एहसान का याद किया, याद दिलाया है कि हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं और भुला नहीं सकते वो वक्त जब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए चंदा मांग रहे थे और औरतें अपने जेवर उतार के दे रही थी। खून जिगर, दिल सोजी चाहिए, तो वो हो तो फिर सारे काम हो सकते हैं।
चलें जी, अभी इसके ऊपर डिबेट काफ़ी लंबी चौड़ी हो सकती है और करेंगे भी, लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।